ठीक है, ये 10 पार्ट्स लिख लो पहले। हमें क्या करना है इन सभी में? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है मतलब, हाँ ऐसे सोच सकते हो कि प्रॉपर्टी बतानी है, प्रॉपर्टी के इनिशियल पार्ट में कन्वर्ट करना है, या फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, बेसिकली फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे कि मैं आपको शुरू से एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं बोलूँ 6 को फैक्टराइज करना है तो आप क्या बोलोगे? 2 इंटू 3। 6 के 2 फैक्टर्स बनाए, 2 इंटू 3। 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है या ये पॉलिनोमियल है, ये कौन से 2, 3, 4, 5 कितने पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना है। जैसे कि 6 जो है वो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके बना है। अगर मैं 15 का एग्जांपल ले लूँ तो वो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके बना है। अगर मैं 20 का एग्जांपल लूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 5, इसके 3 फैक्टर हैं। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि फैक्टर्स रिपीट नहीं हो सकते? हम प्राइम फैक्टर्स में यूजुअली करते हैं ना। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इसको फैक्टर्स को रिपीट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 2 2 बार आ रहा है, 3 बार भी आ सकता है, ठीक है। तो यही सेम लॉजिक सारे पॉलिनोमियल्स पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा प्रोसेस वही है जो हमने सिंप्लीफाई के वक्त यूज़ करा। सिंप्लीफाई के वक्त क्या प्रोसेस यूज़ करते थे? सबसे पहले हम अपने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करते थे, कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है। उसके बाद हम ए और बी को आइडेंटिफाई करते थे, फिर हम ए और बी की वैल्यू को पुट करके एक्सपैंड कर देते थे। यही करते थे। बस यहाँ पर फ़र्क क्या आएगा, हम एक्सपैंड करने की बजाय कंप्रेस, मतलब उसको फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करें। 10 के 10 पार्ट्स लिख लिए, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये वाले रब कर रहा हूँ, ये मुझे बाद में लिखवा देना आप दोबारा। यहाँ पर करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट पार्ट में, हाँ, तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स है। इन 3 टर्म्स को देखने के बाद आपको ये देखना है कि कितनी टर्म्स पर प्लस है, कितनी टर्म्स पर माइनस है। 2, 1 और 2, 2 प्लस है और 1 माइनस है। आप इसमें ये भी देख सकते हो, जो प्लस वाली टर्म है वो स्क्वायर है। जो प्लस वाली टर्म है, क्या मैं इसको किसी का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर। तो अब अपने फॉर्मूला शीट में ये आइडेंटिफाई करो कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला आइडेंटिफाई किया a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कर लिया आइडेंटिफाई। अब मुझे ये बताओ a क्या होगा? 4y। यस, a होगा हमारा 4y और b क्या होगा? 3, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे ये देखो। डायरेक्ट इसको कन्वर्ट नहीं कर दूंगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा? 4y का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab है ना, 2 इंटू 4y इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूं। देखो जो बीच वाला है 2 इंटू 4y इंटू 3, ये क्या बन रहा है? 24y बन रहा है। तो यहां से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो फाइनली क्या बन जाएगा ये? राइट। या फिर मैं इसको और क्या लिख सकता हूं? 4y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4y माइनस 3, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यहां पर जो 2 फैक्टर्स बने वो दोनों फैक्टर्स क्या थे? इक्वल थे। समझ में आया? यही प्रोसेस सब पर चलाना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या होगी?
3/2s, करेक्ट। और b की वैल्यू क्या होगी? 2t। सिर्फ कृति आंसर दे रही है, बाकी समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। सो इसको हम इस फॉर्मेट में पहले लिखेंगे, 3/2s का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2s इंटू 2t प्लस 2t का होल स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना कि जब आप इसे ऐसे कन्वर्ट कर रहे हो, ये कन्वर्जन आप किसके बेसिस पर कर रहे हो? आपने फॉर्मूला आइडेंटिफाई किया, ए और बी आइडेंटिफाई किया, ये कन्वर्जन आप इस फॉर्मूला और इस ए और बी के बेसिस पर कर रहे हो। जब आप ये कर लो तो एक बार इसे क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करो कि क्या 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 आ रहा है? आ रहा है। 2t 4t स्क्वायर आ रहा है? आ रहा है। बीच वाली टर्म 2 इंटू 3/2s इंटू 2t 6st आ रहा है? आ रहा है। वेरीफाई ज़रूर करना, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 3/2s। नहीं, कैंसिल नहीं करना अब हमें, क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं कर रहे ना हम, अब हम इसको क्लोज, ठीक है। 3s प्लस 2t का होल स्क्वायर लिख देंगे, या फिर 3s/2 प्लस 2t मल्टीप्लाइड बाय 3s/2 प्लस 2t ऐसे लिख देंगे। हाँ जी, बताओ समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? ओके, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, चलो कैसे आइडेंटिफाई किया? नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, बाकी टर्म्स नॉन स्क्वायर है, टोटल 6 टर्म्स है। कंफ्यूजन है यहाँ पर लेकिन एक छोटी सी, है ना, माइनस वाली कंफ्यूजन नहीं है। हमारा जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कौन से माइनस का कोई रोल नहीं है, ये माइनस का रोल नहीं है। हमारे फॉर्मूले में प्लस है, यहाँ माइनस आ रहा है। हमारे फॉर्मूले में प्लस है, प्लस आ रहा है, चलो ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। और 2b कर दिया 4b स्क्वायर का, और c स्क्वायर का c कर दिया, और तो आप कहना चाह रहे हो कि हमारा आंसर आएगा 3a प्लस 2b प्लस c का होल स्क्वायर, ये आएगा, है ना। एक सेकंड देखते हैं। अगर मैं इसे ओपन करूं तो यही बनना चाहिए। दोबारा ओपन करते हैं, ये होगा 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, प्लस क्या होगा 2 इंटू 3a इंटू 2b। यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, कैसे सेम हो गया? नहीं हुआ ना सेम। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से ये माइनस आ रहा है। हाँ, तो हमने अपने फॉर्मूला जब हम इसको सिंप्लीफाई करते थे तब हमने देखा था कि ये माइनस किस वजह से आ रहे होते थे, इनमें से कोई टर्म a b और c में से कोई ना कोई माइनस होता था, है ना। अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी टर्म माइनस है? a माइनस है, b माइनस है या c माइनस है? कैसे पता लगाएंगे? तो हम ये देखेंगे जिसके ऊपर भी माइनस है। किसके ऊपर माइनस है? 12ab और 4bc, जिसके ऊपर माइनस है उनमें दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? b। तो जो b वाली टर्म होगी वो नेगेटिव होनी चाहिए। मतलब मेरा a क्या होना चाहिए? 3a, ठीक है। मेरा b क्या होना चाहिए? -2b, 2b नहीं -2b होना चाहिए। और c क्या होना चाहिए? c ही होना चाहिए। अब मैं इसके और इसके बेसिस पर पहले फॉर्मूला पहले अपना एक्सपेंशन बनाऊंगा। कैसे? देखो, a स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर। इधर देखेंगे सामने,
सामने देखो सब, प्लस में क्या लिखूंगा, प्लस फॉर्मूले में प्लस है ना, प्लस लिखूंगा 2 इंटू 3a इंटू -2b। ठीक है, नहीं सुना आपने, सुन लिया? 2 इंटू -2b इंटू c और 2 इंटू c इंटू 3a। ठीक है, अब क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्या जो मैंने लिखा उसको सॉल्व करने पर यही आ रहा है। 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर, -2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर, c का स्क्वायर c का स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या आएगा, -12b, ये आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं क्या आएगा, -4bc, ये आ रहा है। और अगर मैं इसको ओपन करता हूं क्या आएगा, 6ac। तो ये r, ठीक है। अब जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, 3a प्लस 2b माइनस c का होल, प्लस माइनस c लिख दो। अच्छा सॉरी, हाँ, -2b प्लस c, हाँ ऐसे लिख लो, 3a प्लस -2b, ऐसे कह रहे हो आप। तो एट द एंड हम ब्रैकेट, अंदर वाला ब्रैकेट तो हटाते हैं ना हम, तो कैसे हटाएंगे, 3a -2b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय 3a -2b प्लस c। आया समझ में? हाँ जी, सबको आया समझ में? कृति, काव्या, पर्व, वंशिका, ऊपर वाले रब कर दूं? चल, फोर्थ पार्ट बताओ मुझे क्या था। m² बाय 9 प्लस mk बाय 3 प्लस k² बाय 4, क्या? हाँ, ये सारे एनसीईआरटी के ही है, तो कर रखे हैं क्या मतलब है, दोबारा नहीं करूंगी। हो गया ये वाला। ये किसका फॉर्मूला है, ये रब कर दूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सेम फॉर्मूला लग रहा है। हाँ, रीअरेंज कर सकते हैं ना हम। तो हमारा मोटिव क्या होता है, हम देखो 1 2 और 3 स्क्वायर्स मिल रहे हैं हमको। हाँ, क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ना, हाँ वही लग रहा है। काव्या कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि स्क्वायर्स वाली टर्म जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे है, तो हम इनको रीअरेंज कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हम जब फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, अब हम a आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आएगा, m/3, b क्या आएगा, k/2 ले सकते हो, ठीक है, और c क्या आएगा, 3n। हाँ बोलो पर, क्या लिया आपने? कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आप 2 + 3 + 4 करो या 4 + 3 + 2 करो, क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम पहले फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला ज़रूर लिखना है कि फॉर्मूला हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 2ab 2bc 2c। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, इसकी मदद से
पहले इसको बाइफरकेट करेंगे। क्या आएगा? m/3 का होल स्क्वायर प्लस k/2 का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू m/3 इंटू k/2 प्लस 2 इंटू k/2 इंटू 3n प्लस 2 इंटू 3n इंटू m/3। ठीक है, स्क्वायर वाली टर्म्स तो मैच हो रही है, नॉन स्क्वायर वाली टर्म्स को एक बार करके देख लेते हैं। अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो mk/3 इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? बेटा कैंसिल किया करो ना, कैंसिल ये हो रहा है ना, तो क्या आ रहा है? 3kn ये रहा, और यहाँ पर 2nm ये रहा। तो सब कुछ मैच हो रहा है। अब सिंपली क्या कर देंगे? सर बट ये प्लस की टर्म है, इसमें तो हमें सब मैच करने की जरूरत ही नहीं है। बेटा ये टर्म्स तो मैच होनी चाहिए ना। अगर आपने यहाँ कोई गलती करी होगी, अगर गलती से आपने इस m/3 की जगह सपोज m/9 लिख दिया, तो यहाँ पर भी m/9 हो जाएगा, यहाँ पे भी m/9 हो जाएगा, है ना। अगर आप मैच नहीं करोगे तो आप आंसर क्या लिखोगे? अब आंसर लिखोगे m/9 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। आप आंसर ये लिख दोगे, और इमेजिन सिर्फ एक छोटी गलती की वजह से 0 नंबर मिल गया। और ये गलती कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, कर दोगे आप, कर सकते हो, यस और नो। तो मैं उस गलती को बचाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि क्रॉस वेरीफाई, क्योंकि नहीं लगेगा बेटा, टाइम नहीं लगेगा। एक बात मुझे बता, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है, उसमें आपको 0 लेना अच्छा लगेगा या 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा देना अच्छा लगेगा? अब ये बात की गारंटी तो आप भी नहीं मुझे दे सकते और मैं भी नहीं आपको दे सकता कि आप हर क्वेश्चन परफेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन को रिवाइज करना सीख जाओगे तो आपको दोबारा पेपर ख़त्म करके एंड में रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब पेपर ख़त्म हो जाता है, पहली बात तो कितना टाइम बचता है? बचता ही नहीं। खैर इस बारी हम कोशिश ये करेंगे कि पेपर ख़त्म आपका कम से कम 30 मिनट्स पहले हो। प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को उस चीज़ की। अगर 30 मिनट सपोज बच भी गए तो क्या 30 मिनट्स में पूरे 80 मार्क्स का पेपर रिवाइज कर लोगे? नहीं ना। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं हम इनको अपने रिवीजन में नहीं डालेंगे, क्योंकि हम साथ साथ में रिवाइज करते हुए चलते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आंसर आएगा? mk/9। mk/9 है ही नहीं, है ही नहीं, तो मतलब मुझे पता लग गया कुछ गड़बड़ करी है। तो मैंने क्या गड़बड़ करी है वो मैं ढूंढ लूँगा, उसको ढूंढूंगा मैं। ये 3 की गड़बड़ करी है, m/9 नहीं m/3 होना चाहिए था, तो m/9 नहीं m/3 होना चाहिए। दिखाना पड़ेगा, दिस इज द प्रॉपर प्रेजेंटेशन। सिर्फ एक ये आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये भी कर दो। इसको भी अगेन लिखने में कितनी देर लगेगी? 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे ना। तो ये तो दिखा लो, फॉर्मूला यूज, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, सिर्फ एक इसकी बात है। अब इसके लिए तुम एग्जैक्टली अगला क्वेश्चन मैंने गलत दिया है, दिखाओ भाई। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। ये लिखो पहले। अच्छा चलो बताओ क्या क्वेश्चन दिया है मैंने? 5th पार्ट ना, 6x² हाँ +2। ओके, गलत क्यों दिया है ये मैंने? सर तो अगर प्रॉपर्टी लगेगी, अगर प्रॉपर्टी, पहले इसको ख़त्म करो फिर बात करेंगे। हाँ जी, आपका हो गया ख़त्म। चलो आप दोनों देखो अपने फॉर्मूला शीट में कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस पर लग सकती है। प्रॉपर्टी मिल गई, कौन सी लगेगी? a+b² कैसे लगेगा? तो बैठ ही नहीं रही तो फिर कैसे लगेगी? आपकी बात ठीक है,
एक स्क्वायर, आपको एक स्क्वायर मिल रहा है, पहली बात तो 2 नहीं मिल रहा, ठीक है। 3 टर्म्स हैं, 2 प्लस है, ठीक है, वो मैच करें। क्या उसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही फॉर्मूला शीट से? कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें 3 टर्म्स हो रही है और प्लस है बीच में? एक प्रॉपर्टी देखो, उसके आगे लिखा होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, नहीं मिली? x plus a into x plus b, that property is middle term split। बट मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि इस वाली प्रॉपर्टी को a b और x यहाँ पर आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपने करी है, 8th क्लास में पढ़ी होगी, 7th क्लास में भी पढ़ी होगी, रिवाइज दोबारा कर लेंगे। यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्यों यूज़ हो रही है? क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री है 2 1 0, ठीक है, मिडल टर्म, और इस पर कोई और फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई नहीं हो रहा। तो 3 टर्म्स के ऐसे क्वेश्चन पर हम क्या लगाएंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, किसी को याद है? सर उसको कैसा होगा कि मल्टीप्लाई करके उधर का आंसर और ऐड लेस करके। हाँ, तो किधर का, उधर का, किधर का? जो 7x है, हाँ, 3x इंटू 2 मतलब? 7x मल्टीप्लाई करके। तो अब दोबारा समझ लो, ये लिख लिया सबने? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को अच्छे से समझ लो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा, मेरे टेस्ट में भी ज़रूर आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग डिग्री का ऑर्डर है कि नहीं। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बोला, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, यहाँ पर डिग्री क्या है? 2। दिस इज़ द सेकेंड टर्म, डिग्री क्या है? 1। दिस इज़ द थर्ड टर्म, डिग्री क्या है? 0। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर ये क्वेश्चन 7x प्लस 2 प्लस 6x स्क्वायर होता तो हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले क्या करते? हम इसको रीअरेंज करते 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 में, क्योंकि रीअरेंज करने से ही देखो मिडिल टर्म, दिस इज़ द मिडिल टर्म ना, यहाँ पर पहले मिडिल टर्म ये थी नहीं, मिडिल टर्म दोनों में के बीच में होगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, बीच की टर्म बड़ी छोटी से उसका कोई लेना देना नहीं, डिग्री डिक्रीजिंग होनी चाहिए, ठीक है। मिडिल टर्म बदल गई ना, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पाएंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट टर्म क्या है? 6, लास्ट टर्म क्या है? 2। तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या आया? 12, ठीक है। और मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 7, ठीक है। समझ में आया? फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई किए कोफिशिएंट्स को, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लिखा। अब हमें 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट करूं तो 12 आ जाए और जिनको ऐड करूं तो 7 आ जाए। 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए, जिनको ऐड करूं तो 3 और 4, 4 और 3, 3 और 4, कुछ भी सोच लो, है ना। तो मैंने 2 नंबर्स कौन से सोचे? +3 और +4। दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ +12 आ जाता है, दोनों को ऐड करता हूँ +7 आ जाता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखेंगे, सॉरी, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। किस में स्प्लिट कर देंगे? जो हमने नंबर्स चूज करें, 3x प्लस 4x, और लास्ट टर्म को एज इट इज। हाँ, किस में कॉमन?
पहली दो टर्म्स को में से कुछ कॉमन निकालेंगे पहले। 3x कॉमन आ रहा 3x कॉमन आ है, रहा है, 2x बचेगा, 2x प्लस 1 बचेगा। उसमें आगे अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, लेकिन इस तरह से कॉमन निकालना है। ओहो। हाँ, इस तरह से कॉमन निकालना है कि जो इधर ब्रैकेट में बचा वही दोबारा ब्रैकेट में बचे। प्लस 2 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 2 आगे आ जाएगा। ये स्टेप समझ, हाँ ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। कॉमन लिया पहली दो टर्म्स में से, कॉमन लिया नेक्स्ट दो टर्म्स में से। बस कोशिश इस बात की करनी है, कोशिश क्या, यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों ब्रैकेट्स सेम आने चाहिए। दोबारा से हमने 2x प्लस 1 को कॉमन लिया, 3x प्लस 2 आ गया। तो ये हमारे क्या बने, दो फैक्टर्स बने। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने ये भी पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके कितने फैक्टर्स होंगे, दो फैक्टर्स होंगे। ये कैसी इक्वेशन थी, हमेशा दो फैक्टर्स हो। आपने अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करे अभी तक? आपने करा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला करा, आपने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला करा। जब आप इसको ओपन करते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। इसको ओपन करके भी क्वाड्रेटिक बनती है, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, दो ही तो आ रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, फैक्टर्स क्या होंगे, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, दो ही तो फैक्टर्स है। टर्म्स तीन है एक फैक्टर के अंदर, वो मैटर नहीं करता, फैक्टर्स तो दो ही आ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने फैक्टर्स होंगे, दो होंगे। क्यूबिक के हमेशा कितने होंगे, तीन होंगे। ठीक है, समझ में आया? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आया? स्कूल का पता नहीं, मेरे टेस्ट में ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा। दिस इज वेरी इजी। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होगा, मतलब ये तो बहुत ही इजी था। ठीक है, हाँ ये आपकी आज अभी हमने जितने भी 10 क्वेश्चंस लिखे 10 के 10 आपकी एनसीईआरटी के। बस मैंने क्या किया, उनको थोड़ा जंबल अप कर दिया ताकि आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़े कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इनमें। सिक्स्थ क्या है क्वेश्चन, बोलो पहले। एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 27 24। एक स्क्वायर आएगा आपका, फर्स्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि जंबल्ड अप हो सकता है। एक स्क्वायर आएगा, बाकी टर्म्स पर स्क्वायर नहीं आएगा। और 3 टर्म्स होंगी, कितनी होंगी, 3 टर्म्स होंगी। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नाउ द रूल्स रिमेन द सेम। क्या रूल्स हैं, अब मुझे ये बता दो बस, प्रोडक्ट क्या चाहिए और सम क्या चाहिए। प्रोडक्ट चाहिए 24 और सम चाहिए -11, नॉट 11, -11 सम चाहिए। तो अब दो नंबर -4 और 6 +2 बन गया ये। तो अगर मैं -4 और 6 लूँगा तो मल्टीप्लाई करके पहली बात तो क्या बन रहा है, -24, मुझे +24 चाहिए। और ऐड करके क्या बन रहा है, +2, मुझे -11 चाहिए। दोनों ही मैच नहीं हो रहे हैं। 3 और 8 को ऐड करके +11 बन रहा है। अगर हम 3 और 8 लेते हैं, -3, दोनों नेगेटिव, तो -3 -8 विल बिकम -11। क्यों, -3 -8 विल बी -11 और -3 × -8 विल बी
प्लस 24, यही चाहिए दोनों चीज़ें, है ना। तो अब लिखेंगे कैसे, एस स्क्वायर माइनस, पहले 3 लिखूँ पहले 8 लिखूँ, 8 क्यों नहीं, कोई भी लिख दो, जो मन करे वो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ का याद रखना, सिर्फ -3 मत लिख देना या -8, उसके आगे एस भी आएगा, वेरिएबल भी आएगा सब, है ना। -8s -3s प्लस 24, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा, s, ब्रैकेट में बचेगा s -8। इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूं, +3, अगर +3 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, -s +8 बचेगा। यहाँ तो चेंज हो गया, ये सेम रहा नहीं, तो क्या लेना चाहिए था, -3 लेता तो ये +s और -8 बचता। अब सेम है ना, तो यही चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सो हमारा क्या बना, s -8 और s -3, ये दो हमारे फैक्टर्स हैं। डिफ़िकल्ट में बेटा कैलकुलेशन, 24 की जगह 272 आ गया, बड़े नंबर्स, ये माइनस, ये दोनों माइनस की जगह एक -1 आ गया, दैट इज़ डिफ़िकल्ट, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट तो यही है सबका, ठीक है। रब कर दूं ये वाला, लिख लिया। 7th पार्ट बताओ क्या है, 10x स्क्वायर -11x -6, ओके। ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही होगा, क्योंकि एक ही टर्म के आगे स्क्वायर है और 3 टर्म्स हैं। तो चलो वही सेम काम, प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट, हर बार गलत बोल रहा है, -60 चाहिए, ये -6 है ना, क्योंकि अगर आपने 60 सोचा और तो आप नंबर्स क्या सोचोगे, आप नंबर सोचोगे 10 और 6, जबकि होने चाहिए -10 और 6, है ना। तो ये आपको विद साइन सोचना है सब कुछ, प्लस माइनस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी देखो समझ आएगा, सम क्या चाहिए, एक सेकेंड, सम क्या चाहिए, -11, फर्स्ट टर्म, ये दोनों को करते हैं ना, वो भूल गए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट। उधर s था तो हमने भूल नहीं गया, उसमें भी हम भूले नहीं थे, मेरे को लगा क्या था, s स्क्वायर -11s प्लस 24 इंटू 1 किया था हमने, भूल नहीं गए थे, इंटू 1 किया था, यहाँ 1 था, ठीक है, भूलना नहीं है, सब गलत हो जाएगा, गलत क्या, सॉल्व ही नहीं होएगा। आप कोई ऐसे नंबर ही नहीं ढूंढ पाओगे जिनका प्रोडक्ट -6 होगा और सब -11 होगा। हाँ, प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है, अगेन फ्रैक्शंस भी ज़रूरी कुछ भी नहीं है मैथ्स में, देयर इज़ नो थिंग लाइक कि ये होना ही चाहिए। हाँ जी, अब सोचिए, अब एक चीज़ का ध्यान रखो, सुनो क्या हो रहा है इधर, प्रोडक्ट -60 चाहिए ना, प्रोडक्ट माइनस में कब आएगा, 4 इंटू 15 अगर हम करेंगे तो 60 आ रहा है, लेकिन ऐड कर रहे हैं 4 और 15 को तो 19 आ रहा है। 4 और किसको माइनस कर लेंगे, तो यस, हमने एक नंबर सोचा नेगेटिव और हमने एक नंबर सोचा पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है, जब एक नंबर नहीं, बड़ा छोटा नहीं, अगेन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। अगर मैं इसको +11 कर दूं तो क्या फ़र्क आएगा, बड़ा नंबर हमें नेगेटिव देना होगा।
गाइस अभी आप लोग चुप रहोगे, पहले मेरी बात सुनोगे पूरी, ठीक है? सबसे एक सेकंड चुप रहोगे, बिल्कुल मेरी बात सुनोगे पहले। सबसे पहले कोई ऐसा रूल नहीं है बड़ा नंबर नेगेटिव, छोटा नंबर नेगेटिव, बड़ा पॉजिटिव, छोटा पॉजिटिव, बीच का छोटा बाकी बड़े, बीच का बड़ा बाकी छोटे, कोई रूल नहीं है, ठीक है? हम यहाँ क्या देख रहे हैं? मैंने देखा कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए -60। माइनस प्रोडक्ट कब आता है? जब एक नंबर पॉजिटिव होता है और एक नंबर नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बड़े छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लियर है बात? ओके। -11 चाहिए मुझे, क्या चाहिए? -11। दो नंबर्स को ऐड करने पर फाइनल आंसर किस में आ रहा है? नेगेटिव में। यहाँ से मुझे पता लगा है कि मेरा बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर -11 है। अगर मेरे पास यही क्वेश्चन ऐसे होता 10x² + 11x - 60, तो मेरे दो नंबर्स क्या आते? +15 और -4। तब -15 और +4 नहीं लेता मैं, +15 और -4 लेता। क्यों? क्योंकि 11 मुझे पॉजिटिव चाहिए, 15 में से 4 माइनस करूँगा। बड़ा नंबर पॉजिटिव आएगा, छोटा नंबर नेगेटिव आएगा। या 6, ठीक है? बड़ा नंबर पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव। तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाया मैंने कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन हम ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर होती है ये बात सबको? ओके। तो अब क्योंकि हमने ये दो नंबर्स ढूंढ लिए हैं, तो अब हम इनको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे? 10x², पहले कौन सा लिखूं? कोई भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -15x + 4x - 6, ठीक है? ये लिखा। सेम रूल, पहले दो नंबर्स में से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आएगा? 5x कॉमन आएगा। 5x, क्या बचा? 2x - 3, करेक्ट? दूसरे में से क्या कॉमन निकालूं? देखो x वाली 2 + 2 निकालूं या -2 निकालूं? +2, क्योंकि x वाली टर्म पॉजिटिव है। तो +2 निकाला, क्या बचा? 2x - 3। फाइनली 5x + 2 और 2x - 3, ये मेरा आंसर है। क्लियर है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लियर हो गई? कोई डाउट अभी तक? तो कॉन्सेप्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक है, प्रोडक्ट और सम। उसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे अपने मन से। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ना फॉर्मूला ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज अ कॉन्सेप्ट। लिख दो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके स्कूल की मैम कह रही है कि लिखो तो लिख दो, ठीक है? अगर मैम नंबर काट सकती है, तुम्हें ऐसा लगता है मैम नंबर काट लेगी, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ एरर, ठीक है? चलो आगे बढ़े, रब कर दूं। 7 क्वेश्चंस हो गए हमारे। 8th क्या है? 16 s² + 25 h², t, ओके, -40 st। इसमें लगेगा a-b होल स्क्वायर, ठीक है? चलो अच्छी बात है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आराम से। a² + b² - 2ab, सॉरी, a होगा 4s और b होगा 5t। 4s का होल स्क्वायर 5t का होल स्क्वायर -2 × 4s × 5t।
सॉरी, वेरीफाई आ रहा है, 40 ST आ रहा है। आंसर क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इसी को 5t माइनस 4s का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता? अगर मैं a की जगह पर 5t लगा दूँ, b की जगह पर 4s लगा दूँ, तो इसको मैंने रीअरेंज ही तो किया है, इसको आगे लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ा? तो फिर मना क्यों किया था? सर क्योंकि अगर माइनस में जैसे अगर हम नंबर्स का ग्राफ ले लें कि 10 माइनस 6 और 6 माइनस, चल करके देखते हैं। 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 10 का होल, तो यहाँ तो होल स्क्वायर है ना, मैं वैसे नॉर्मल तो अगर होल स्क्वायर हो तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। अगर क्यूब हो तो नहीं कर सकते, है ना। 4 में कर सकते हैं, 6 में कर सकते हैं, 8 इवन पावर्स में कर सकते हैं, ठीक है, ओके है। अभी इसी बात से एक और डाउट आया है मुझे, पहले हम अपने ये पार्ट्स निपटा लेते हैं। दिस वाज 8th पार्ट, ठीक है। अब करते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट क्या था भाई? बड़ा है, ओके। 64 u स्क्वायर 121 v स्क्वायर 4 w स्क्वायर 176 uv 32 uw 44 vw। आइडेंटिटी तो आइडेंटिफाई हो गई होगी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। चलो फिर खुद से करके दिखाओ इसे। फाइनल आंसर नाइन्थ और 10th, चलो फिर आप खुद से करके दिखाओ, फिर मैं अपना डाउट पूछूंगा। दोनों पार्ट से आप खुद करो। ओके, तो क्या क्या आंसर्स आए? इसका आंसर आया है -8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर, ठीक है। और किसको? हाँ, दो अलग अलग में, हाँ वो ठीक है। और इसका मेरे टेस्ट में छोड़ दोगे, सही है। स्कूल की मैम से फिर मतलब, हाँ, तो इसीलिए मैंने दोनों समझा दिया। मेरे टेस्ट में अगर आप यहाँ पर छोड़ दोगे, मैं कोई नंबर नहीं काटूंगा, दिस इज़ परफेक्टली फाइन, ठीक है। और इसका आंसर आया होगा 7g प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो माइनस क्या, ठीक है। अच्छा चलो, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं पूछूं तो आपको पता है क्या है? हाँ, अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछूं तो भी आप लिख दोगे क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं -x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई तो मैं कर नहीं पाऊंगा। माइनस माइनस प्लस कब हो जाता है? लेकिन सारे माइनस आते हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा। आप कहना चाह रहे हो कि -10 - 6 को मैं 10 - 6 लिख दूं?
माइनस तो इसको तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता ना। ये तो जो आप लॉजिक कह रहे हो वो तो जब मैं सिंप्लीफाई कर पा रहा हूँ तब उस पर लगा दिया मैंने, ठीक बात है। इसको मैं सिंप्लीफाई थोड़ी कर पा रहा हूँ, तो इसको मैं आगे क्या लिखूँ? जैसे कि कहने का मतलब ये है कि इसको तो मैं लिख देता हूँ x² + y² + 2xy। इसको मैं लिख देता हूँ x² + y² - 2xy। इसको क्या लिखूँ? हाँ वंशिका, क्या लिखूँ? -x² - y² - 2xy, ये लिखो। बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस कर दो। So always remember that this is equal to x + y का होल स्क्वायर। आपने ये नहीं कहा था बेटा, आपका लॉजिक बिल्कुल अलग था, तभी मैंने आपसे बोला एक्सप्लेन योर लॉजिक। आपने क्या कहा? प्लस लिख देंगे और बाहर माइनस लिख देंगे, आपने ये कहा था ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाहर माइनस लिख देते हैं, यही तो कहा था। तो अगर मैं ये कर दूं तो ये गलत है। दिस इज दिस उल्ट। कहाँ गए? वो प्लस नहीं हो गए मैडम। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? -1 × x + y का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई, जैसे a और b का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो ये a² b² हो जाता है, दोनों पर स्क्वायर लग जाता है। तो इधर भी -1 का स्क्वायर और x + y का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, और -1 का स्क्वायर बिकम्स +1। तो इसीलिए इसका मतलब सेम होता है। जैसे कि अगर आप वैल्यूज़ भी डाल के देखो, सपोज x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है? तो अब डाल x + y का होल स्क्वायर करो, क्या आएगा? 25 आएगा। -x - y का होल स्क्वायर करो, -2 - 3 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर। तो सेम बात है, कट नहीं जाते। दिस इज द लॉजिक। वो माइनस कॉमन निकल के बाहर आ जाता है, क्योंकि स्क्वायर है तो वो प्लस बन जाता है। स्क्वायर की वजह से प्लस बना है, माइनस माइनस की वजह से प्लस नहीं बना, या माइनस माइनस कट नहीं गए, क्योंकि ये स्क्वायर था इसीलिए प्लस बना। अगर यहाँ क्यूब होता तो नहीं बनता, पावर 4 होती तो बन जाता, ठीक है? तो ये फ़र्क है, माइनस माइनस को मैं काट नहीं रहा हूँ, ठीक है? याद रहेगा? चलो ठीक है, हाँ क्लास ओवर, जाओ वंशिका आप भी जाओ।